आज हम बात करेंगे कि किस तरह से बागों की कटाई छटाई एवं पोषक प्रबंधन किया जाए ताकि हमारे बाग स्वस्थ रहें, हमें अच्छा उत्पादन मिले, उनमें रोग एवं कीट भी कम लगें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा आय मिले। क्योंकि मैं अपने किसान भाइयों को बताना चाहता हूं कि दिन का तापमान थोड़ा सा बढ़ गया है, लेकिन ऐसे किसान भाई जिन्होंने अभी तक अपने पौधों की कटाई छटाई नहीं की है, क्योंकि दिसंबर और जनवरी का महीना वैसे इसके लिए सबसे उत्तम माना जाता है, लेकिन ऐसे किसान भाई जो अब तक फलत वाले बागों में कटाई छटाई नहीं कर पाए हैं, खास करके मैं नींबू वर्गीय फलों की बात करूं, तो ये समय है कि आप एक हफ्ते के अंदर अंदर इस काम को अगर निपटा देंगे तो आपके पौधे साल भर उनको अच्छी धूप मिलेगी, उनमें सारी कसड़कियाँ अच्छी तरह से होंगी और उनमें रोग एवं कीट भी कम लगेंगे और जो फल उस पर लगेंगे वो आपके अच्छे साइज़ के होंगे और उनकी गुणवत्ता भी बहुत अच्छी होगी। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कटाई छटाई के ऊपर, क्योंकि नींबू वर्गीय फलों में खास करके अगर हम बात करें ग्रेप फ्रूट की, तो ग्रेप फ्रूट में वजन ज़्यादा होने की वजह से कई बार शाखाएं जो है ज़मीन को छूने लग जाती हैं। तो नींबू वर्गीय फलों में ये आवश्यक है कि चाहे वो किन्नों की ब्रांचेस हों, चाहे वो मौसम्मी की हों, या ग्रेप फ्रूट में खास करके समस्या आती है, तो जो शाखाएं बिल्कुल ज़मीन को छू रही हैं, जिससे आपको गोबर की खाद डालने में या दूसरी कर्षण क्रियाएँ करने में समस्या आती है, तो उन शाखाओं को तुरंत जो है आरी के साथ या किसी धारदार सेकेटियर या किसी दूसरे हथियार के साथ उनको वैज्ञानिक पद्धति से ऐसी शाखाओं को निकाल देना चाहिए जो ज़मीन को छू रही हैं। और अगर घाव बड़ा बनता है पौधे पे, तो उसमें हम बोर्डियक्स पेंट उस पर लगा देना चाहिए या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का पेंट लगा के बड़े घाव के ऊपर लगा दें, ताकि उसके ऊपर किसी अन्य बीमारी का प्रकोप ना हो, क्योंकि जब घाव बनता है तो उससे इन्फेक्शन से दूसरी बीमारियां भी आ जाती हैं। तो इसलिए बोर्डियक्स पेंट या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का पेंट बना के आप उन बड़े घावों पे अवश्य लगाएं, ताकि उसमें आगे उस पर कोई किसी बीमारी का इन्फेक्शन ना हो। दूसरी चीज़ ये है कि ऐसी शाखाएं जो बिल्कुल सीधी जाती हैं पौधे के बीचों बीच से, जिनको हम वाटर स्प्राउट के नाम से जानते हैं, ऐसी शाखाएं भी पौधे में बहुत ज़्यादा दिक्कत करती हैं, क्योंकि उन पर फल बहुत देरी से आता है और वो बहुत सारा जो खाद्य पदार्थ है वो ले लेती हैं, जिससे हमारा पौधा कमज़ोर हो जाता है, उस पर फल भी नहीं आता। इसलिए ऐसी शाखाएं जो पौधे के बिल्कुल बीच से सीधी निकल रही हों 90 डिग्री के एंगल पर, उन शाखाओं को भी निकाल देना चाहिए। इसके अलावा जो शाखाएं सूखी हुई हैं या उन पर कोई बीमारी लग गई है, जैसे नींबू वर्गीय फलों में कैंकर की बहुत बड़ी समस्या होती है, तो वो भाग जिस पर कैंकर का प्रकोप हो चुका है उस भाग को काट दें, या फाइटोप्थोरा आपको देख रहे हैं उससे गोंद निकलना है, ऐसी शाखाओं को आप काट दें। तो ऐसा करने से जो बीमारी है उसको हम दूर कर सकते हैं और उसका जो प्रकोप है वो पौधे के अन्य भागों में नहीं जाता। तो ये जो है समय है वो सबसे अच्छा समय है काटने का। ऐसे भाई जो अंगूर लगाना, जिनके पास अंगूर के बाग हैं, उनके पास भी मौका है। हालांकि अब तापमान थोड़ा सा बढ़ चुका है, लेकिन अभी अगर 2-4-5 दिन में अगर आप इस काम को, आपका छूट गया तो इस काम को आप कर सकते हैं। और कटाई छटाई बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो आम की बात हो। अगर आम में भी कुछ ऐसी शाखाएं हैं जो सूखी हैं या ज़मीन के आसपास आ रही हैं, तो ऐसी शाखाओं से बहुत सारे कीट जो है पौधे के ऊपर चढ़ जाते हैं। जैसे मिलीबग की मैं बात करूं, मिलीबग एक ऐसा कीट है जो आम में तने से होकर चढ़ता है, या ऐसी शाखाएं जो ज़मीन पर रखी हैं उनको लेके चढ़ता है और आगे जाके आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। तो ये आवश्यक होता है कि ऐसी शाखाएँ जो वृक्ष के बिल्कुल नीचे हों और बिल्कुल ज़मीन पे आ रही हों, उनको अवश्य काट देना चाहिए। इसके अलावा जो पहाड़ी फल हैं उनमें भी काट छांट का ये समय है। ऐसे बाग जो काफ़ी ऊंचाई पे हैं, क्योंकि जो निचली पहाड़ियों पे जो बाग हैं उनमें तो अब लगभग फूल आने का समय हो चुका है, लेकिन जो ऐसे बाग जो बहुत ऊंचाई पे हैं और जो कटाई छटाई का काम नहीं कर पाए हैं, वो इस बात का ध्यान रखें कि अभी 2-4 दिन में वो ये काम कर सकते हैं, ताकि उनका पौधा साल भर स्वस्थ रहे। इसके अलावा ऐसे पौधे जिन्होंने नए बाग लगाए हैं, वो इस बात का ध्यान रखें कि उन पौधों में जो प्योंद जहाँ आपकी लगी है, बडिंग है या ग्राफ्टिंग है, उसके नीचे से कोई शाखा ना निकले, और अगर निकलती है तो उसको अवश्य काट दें। अन्यथा आपका जो पौधा जो आपने लगाया हुआ है, जो कलमी पौधा है, उसके नीचे से अगर कोई शाखा निकल जाती है तो निश्चय ही वो पौधा मारा जाएगा और उससे आप वो फल के लिए कतई प्रयुक्त नहीं होगा। इसके अलावा आज हम बात करेंगे कि जो हमारे खाद्य तत्वों की प्रबंधन की बात है, क्योंकि नींबू वर्गीय फलों में जो फूल खिलने का समय हो फरवरी का आखिरी हफ्ता या मार्च का महीना होता है। तो ये एक थंब रूल हम इसको मानते हैं कि फूल खिलने से 1-2 महीने पहले से हम पोषण प्रबंधन आरंभ करते हैं। तो क्योंकि दिसंबर जनवरी या अभी जिन लोगों ने गोबर की खाद नहीं डाली है उनके लिए ये सबसे उत्तम समय है, खास करके नींबू वर्गीय
फलों के लिए ऐसे किसान भाई जो नींबू बरगी फल लगा रहे हैं, वो अपने जो बेसिन हैं उनमें कम से कम, अगर उनका पूरा विकसित पौधा है तो कम से कम 50 से 60 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद अब उस पौधे के बेसिन में डालें और उसको अच्छी तरह मिला के उसमें पानी दे दें। क्योंकि जो कार्बनिक हमारे जो पोषक तत्व प्रबंधन के स्रोत होते हैं, उनसे तत्व मिलने में कम से कम 1 से 1.5 महीने का समय लग जाता है। तो इसलिए फूल खिलने से कम 1-1.5 महीने पहले गोबर की खाद या कोई भी कार्बनिक पदार्थ जो पौधे में आप डाल रहे हैं उसको 1-1.5 महीने पहले डालें, ताकि हमारे जो खाद्य तत्व हैं वो फूल खिलने के समय उनका उपयोग हो सके। इसके अलावा जो हम गोबर की खाद या दूसरी खादें अगर हम मिलाते हैं अब बेसिन में, तो उससे पौधे की जल धारण क्षमता भी अच्छी होती है। क्योंकि अगर ऐसी ज़मीनें जिनमें गोबर की मात्रा कम होती है या कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम होती है, उनमें पानी बहुत जल्दी देना पड़ता है, पानी का ह्रास ज़्यादा होता है। तो अगर अच्छी कार्बनिक पदार्थ की मात्रा उसके बेसिन में मिली हुई है तो उसकी जल धारण क्षमता भी अच्छी होगी, और उससे कुछ ऐसे तत्व जो केमिकल फर्टिलाइज़र से नहीं मिल पाते उससे वो मिलते हैं, तो उस हमारी मिट्टी की भी हेल्थ अच्छी रहती है और पौधे की भी हेल्थ अच्छी रहती है। तो मैं अपने किसान भाइयों को कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक कार्बनिक खाद का प्रयोग नहीं किया है नींबू बरगी फलों में, तो ये इसमें जितनी जल्दी हो सके 50 से 60 किलोग्राम गोबर की खाद, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जब आप खाद डालें तो उसके तने से दूर डालें, तने के पास वो खाद इकट्ठी ना हो, और खाद जो आप डाल रहे हैं वो पूरी तरह सड़ी हो। अगर वो कच्ची खाद होगी तो उसमें दूसरे कीड़े पनप जाएंगे जो आपकी जड़ को खा सकते हैं, तने को खा सकते हैं, बोरा लग सकता है, इससे आपका पौधा मर सकता है। तो बिल्कुल सड़ी हुई गोबर की खाद आप लेके उसमें मिलाएं और उसमें पानी दें। इसके अलावा अगर जो दूसरे फल हमारे हैं, जैसे कि हम आम की बात करें या अमरूद की बात करें, इनमें क्योंकि आम में जो फूल खिलने का समय होता है वो जनवरी फरवरी का महीना होता है, तो उसमें कम से कम अक्टूबर के माह तक आपकी जो गोबर की खाद डालने की प्रक्रिया है वो पूरी हो जानी चाहिए। उसके बाद आप उसमें कुछ नहीं डालेंगे। और इसके अलावा जैसे हम अगर अमरूद की बात करें, तो क्योंकि अमरूद में फूल खिलते हैं जुलाई में, तो उसमें मई और जून का जो महीना होता है वो सबसे उत्तम होता है गोबर की खाद डालने का। तो इस बात का ध्यान रखें कि जो फूल खिलने हैं उससे कम से कम 1 से 1.5 महीने पहले हम उसमें गोबर की खाद डालें, क्योंकि खाद्य तत्व एक बहुत आवश्यक पदार्थ है मिट्टी में। अगर इसकी कमी रहेगी तो आपके पौधे में कुरूपता आ जाएगी, पत्तियां कुरूप लगेंगी, पत्तियां मरने लगेंगी, फल गिरने लगेंगे, फल फटने लगेंगे, आपका फल का साइज नहीं बनेगा, उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं होगी। तो खाद्य तत्व बहुत आवश्यक है। खाद्य तत्व प्रबंधन के बगैर आप एक अगर व्यावसायिक उत्पादन की हम बात करें तो वो आप नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए और उसमें गोबर की खाद डालना अत्यंत आवश्यक होता है। तो गोबर की खाद डालने के बाद मैं नींबू बरगी फलों के बारे में बताता हूँ कि इसमें जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स हैं, जिससे हम जैसे आपका यूरिया है, DAP है या पोटेशियम सल्फेट है, जो कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास के स्रोत माने जाते हैं, इनकी जो हम मात्रा डालते हैं, फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा हम जो है फूल खिलने से पहले डाल देते हैं, और जो नाइट्रोजन की मात्रा रहती है वो हम फल जब लग जाते हैं उस पर उसके बाद डालते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास समय कम है तो आप फल अभी जो है रासायनिक जो खाद हैं उनका प्रयोग नहीं कर पाए हैं, तो आप जो है जब उसमें फल लग जाते हैं मार्च के अंत में, अप्रैल के पहले हफ्ते में, इससे पहले कि तापमान ज़्यादा बढ़े, आप नींबू बरगी फलों में 600 ग्राम नाइट्रोजन, 400 ग्राम फास्फोरस और 600 ग्राम पोटास अवश्य डालें, और पानी अवश्य लगाएं, क्योंकि तापमान ज़्यादा होता है। अगर आप उसमें पानी नहीं लगाते तो फल गिरना आरंभ कर देते हैं। इसके अलावा जो सूक्ष्म माइक्रो तत्व हैं, जैसे कि आपका बोरॉन है, जिंक है, आयरन है, सल्फ़र है, ये भी बहुत ज़्यादा मात्रा में आवश्यक होते हैं। अगर आप हर साल इनको नहीं दे सकते हैं तो कम से कम इनका एक स्प्रे, जो नई पत्तियाँ जब पूरी तरह खुल जाएं मार्च के अंत में या अप्रैल में, तो हम इसका 5 से 6 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल के, अगर हम जिंक सल्फेट छिड़कना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा सा अगर हम चूना भी डाल लेंगे तो उससे हमारा जो अम्लीय पदार्थ जो बनता है, जिससे कभी कभी पौधे जल जाते हैं, वो नहीं होगा। या इसके अलावा बहुत सारे पदार्थ जो है या बहुत सारे उत्पाद बाज़ार में उपलब्ध हैं जो आपके सूक्ष्म तत्वों, उनका पूरा एक मिक्सचर आता है, जिसको हम साल में 2 बार दे सकते हैं। जब भी नए पत्ते खिलते हैं, खास करके मैं बात करूंगा मार्च के अंतिम सप्ताह में और जुलाई या अगस्त में, क्योंकि उस वक्त नए पत्ते होते हैं। अगर इनका आप छिड़काव करते हैं सूक्ष्म तत्वों का, तो हमारे फलों की जो गुणवत्ता है वो बहुत बढ़िया होगी और हमें उत्पादन भी ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि हमारे नींबू बरगी फलों की अगर हम बात करें तो जैसे नींबू है या मौसमी है, इनमें फटने की बड़ी विकराल समस्या होती है। जैसे ही जुलाई का महीना आता है, थोड़ी बारिश होती है, तो ऐसे पौधे जहाँ पे ये समस्या बहुत कॉमन है, उसमें आप या तो 200 से 250 ग्राम बोरेक्स आप प्रति पौधा
दिसंबर जनवरी में डालें, और अगर नहीं डाल पाए हैं तो फूल खिलने के समय 5 से 6 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल के इनका छिड़काव अवश्य करें। ऐसा करने से हमारा उत्पादन अच्छा होगा, फल हमारे फटेंगे नहीं, उनमें बीमारियां कम आएंगी और उनकी गुणवत्ता भी बहुत अच्छी होगी। तो मैं अपने किसान भाइयों को कहना चाहूँगा कि ऐसे किसान भाई जिन्होंने अभी तक गोबर की खाद जो अपने नींबू वर्गीय फलों में नहीं डाली है, क्योंकि नींबू वर्गीय फल एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है। इसमें आपकी मौसम मीठी नारंगी, किन्नो, लेमन, लाइम, ग्रेप फ्रूट, टैंजरिन्स, बहुत सारे ग्रुप हैं जो आपको लगभग साल में कम से कम 7 से 8 महीने तक फल देते हैं। तो उसके हिसाब से, क्योंकि नींबू में और आपका कागजी लाइम में और लेमन में 2 बार फ्लावरिंग आती है, तो इसमें आप 2 बार अगर न्यूट्रिशन करते हैं, खाद्य तत्व प्रबंधन करते हैं, तो निश्चय ही इसमें आपकी उपज बढ़ेगी और किसान हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा पाएंगे। कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपको बताया था ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की खेती के बारे में। इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, आज के इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में करेंगे आपसे मुलाकात कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि खेती किसानी से जुड़ी और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप रुक कर सकते हैं हमारे YouTube चैनल का भी। हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।